हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार। आप लोग सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर्स फरवरी 2021 की कंप्लीट करेंगे, जो कि स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। आज से हम फरवरी 2021 जो करंट अफेयर है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की, उसे कंप्लीट करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, चेन्नई में अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही चेन्नई में अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्थापित करेगी। अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र की स्थापना अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए ज्ञान अंतराल और विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए की जाएगी। अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र क्या है? केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में अर्धभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह संरक्षण केंद्र सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्र केंद्र का एक हिस्सा होगा। यह राष्ट्र केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के तहत एक संस्थान है। अर्धभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र नियामक ढांचे और नीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह अर्धभूमि के संरक्षण के लिए निगरानी, प्रबंधन योजना, अनुसंधान में भी मदद करेगा। यह संरक्षण केंद्र का एक ज्ञान केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, प्रबंधकों, अर्धभूमि शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, नीति निर्माताओं के बीच विनिमय को सक्षम करेगा। केंद्र प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ नेटवर्क और साझेदारी बनाने में भी मदद करेगा। अर्धभूमि क्या होती है? अर्धभूमि क्या होती है? अर्धभूमि एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है जो पानी से भर जाता है। वे या तो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से पानी से भर जाते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन मुक्त प्रक्रिया प्रबल होती हैं। अर्धभूमि जल शोधन, जल भंडार, कार्बन के प्रसंस्करण और तटरेखा के स्थिरीकरण में मदद करती है। यह पौधों और जानवरों को भी सहायता प्रदान करती है। भारत में 42 रामसर स्थल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि के रूप में नामित किया जाता है। विश्व अर्धभूमि दिवस, यह 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिन ने अर्धभूमि पर रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया था। इस कन्वेंशन को ईरान के रामसर में 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था। टॉपिक नंबर सेकंड, कली वैली अर्धभूमि क्या है? अर्धभूमि के साथ कली वैली झील तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा कली वैली अर्धभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने के प्रयासों के कारण कली वैली खबरों में है। इसके मुख्य बिंदु विलुपुरम जिला प्रशासन ने कली वैली अर्धभूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली बार घोषणा जारी की। पुल्लिकट झील के बाद कली वैली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह घोषणा जिला प्रशासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत जारी की गई है। इसके लिए प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजा गया है। मंजूरी के बाद विभाग अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। यह निर्णय अर्धभूमि में संरक्षण गतिविधियों को बढ़ाएगा
वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल और इंडियन वर्ल्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के 2004 के आकलन के अनुसार काली वैली झील में हर साल 20,000 से अधिक पक्षी आते हैं। यहाँ पर साइबेरिया और मध्य एशिया के ठंडे उप क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी आते हैं। इस झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों में यूरेशियन कार्लेव, ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स और रफ वाइट स्ट्राक और डवलिन हैं। इसकी चुनौतियां चेक डैम के निर्माण के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्राकृतिक जैव मंडल और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उचित कदमों की आवश्यकता है। टॉपिक नंबर 3, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के 5वें टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है। इस बाग में अभयारण्य श्री विल्लीपुथुर, ग्रिजलैंड, गिलहरी और मेघामलाई वन्य जीव अभयारण्यों को शामिल किया जाएगा। मुख्य बिंदु: कई पर्यावरण कार्यकर्ता लगभग एक दशक से इन दोनों अभयारण्यों को जोड़ने के लिए एक टाइगर रिजर्व की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता इस बाघ अभयारण्य को तिरुनेलवेली वन्य जीव अभयारण्य और फिर कलकड़-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के साथ जोड़ने की मांग कर रहे हैं ताकि यह एक सन्निहित गलियारा बन सके। वन विभाग के प्रस्ताव में 1.48 लाख हेक्टेयर भूमि को श्री विल्लीपुथुर, ग्रिजल, गिलहरी वन्य जीव अभयारण्य, तिरुनेलवेली वन्य जीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्य जीव अभयारण्य को तमिलनाडु के 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। नया बाघ अभयारण्य ने केवल वन्य जीव संरक्षण में मदद करेगा बल्कि इन जंगलों में वैगाई नदी का कायाकल्प भी करेगा। कलकड़, मुंडनथुराई और पेरियर टाइगर रिजर्व के निर्माण के साथ कई दक्षिणी जिलों की पानी की ज़रूरतें पूरी की गई हैं। नए मेघामलाई श्री विल्लीपुथुर टाइगर रिजर्व के साथ जंगलों के बेहतर सुरक्षा होगी। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार बाघों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य ज़्यादातर पश्चिमी पठार तक ही सीमित थे। इस पठार में मेघामलाई वन्य अभयारण्य के विस्तार की सिफारिश की गई है। टॉपिक नंबर 4, इसरो ने उत्तराखंड ग्लेशियर टूटने के चित्र जारी किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना को पहली तस्वीर जारी की है। ग्लेशियर यह फटने से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। मुख्य बिंदु: उपग्रह के चित्र से पता चला है कि ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की सूचना दर्ज की गई है। चमोली जिले की रैनी गांव के समीप प्रमुख हिमस्खलन का बाढ़ के कारण बना। इन छवियों से पता चला है कि रैनी और तपोवन में स्थित बिजली संयंत्र ग्लेशियर के टूटने से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। एक चित्र में धौली गंगा में भारी मात्रा में मलबे का जमाव दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के चित्र से पता चलता है कि तपोवन और रैनी में बांध के बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची है। इन चित्रों को इसरो के एडवांस अर्थ इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह कार्टोसैट 3 द्वारा कैप्चर किया गया है। ग्लेशियर फटने के कारण वैज्ञानिकों अभी भी हिमस्खलन या ग्लेशियर के टूटने के कारण
बारे में जांच कर रहे हैं, परंतु विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। कार्टोसैट 3 क्या है? यह एक उन्नत भारतीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। इसने IRS श्रृंखला की जगह ली है। इस उपग्रह में 0.25 मीटर की पैनक्रोमैटिक रेजोल्यूशन शामिल है। इस प्रकार यह दुनिया में सबसे अधिक रेजोल्यूशन वाला इमेजिंग उपग्रह है। कार्टोसैट 3 का उपयोग इस उपग्रह का उपयोग मौसम के मानचित्रण, कार्टोग्राफी, रक्षा और सामरिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। कार्टोसैट 3 की विशेषताएं: इस उपग्रह की रिजोल्यूशन 25 सेंटीमीटर है। इसमें 1.2 मीटर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। वह उपग्रह ऑप्टिकल डिवाइसेस और एडिप्टिव ऑप्टिकल करता है। इस उपग्रह की आयु 5 वर्ष है। टॉपिक नंबर 5, मैंगलोर विश्वविद्यालय में दुर्बल पक्षी देखे गए। दुर्बल पक्षी येलो विल्ड वेवलर, ग्रीन सैड पाइवर और ग्रे नेक्ड विटिंग को मैंगलोर विश्वविद्यालय में देखा गया है। मुख्य बिंदु इसके: वर्ल्ड वॉचर्स की टीम ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी में पक्षियों की 108 प्रजातियों को देखा जब ये कैंपस वर्ड काउंट का आयोजन कर रहे थे। कैंपस वर्ड काउंट ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट का हिस्सा है, जो वर्ल्ड काउंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। पक्षी की गणना 12 फरवरी से 15 फरवरी 2021 तक की गई। येलो विल्ड वेवलर, ग्रीन सैड फाइबर और ग्रे नेक्ड विटिंग इस परिसर में पाए गए पक्षी हैं। इस अतिरिक्त के साथ CBC ने अब तक 6 वर्षों के भीतर परिषद के कुल 146 प्रजातियों को दर्ज किया है। इस वर्ष जो अन्य पक्षी रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें ब्लैक ड्रगो, ब्लैक काइट्स, प्लम हेडेड पैराकिट्स, ब्राह्मणी काइट, कॉमन ईओर, जंगले वेवलर, पर्पल रैम्ड सनबर्ड, रेड वीपसर्ड बुलबुल और वाइट चेक्ड वॉरवेट है। पृष्ठभूमि: मैंगलोर यूनिवर्सिटी में कैंपस वर्ड काउंट 2016 में 77 प्रजाति दर्ज की गई थी। 2017 में 95 प्रजाति दर्ज की गई हैं और 2018 में 110 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जबकि 2019 में 107 प्रजातियां खोजी गई हैं। इसके अलावा वर्ष 2020 में 103 प्रजातियां खोजी गई हैं। वर्ल्ड काउंट ऑफ इंडिया यह संगठनों और समूहों की एक अनौपचारिक साझेदारी है जो पक्षियों के वितरण और उनकी आबादी के बारे में सामूहिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह संगठन भारत में वितरण रेंज और बहुतायत पक्षियों के डॉक्यूमेंटेशन के उद्देश्य से उनके साथ काम करता है। येलो विल्ड वेवलर यह लैथोरिचिल्डे परिवार से संबंधित है। यह पक्षी दक्षिणी भारत और श्रीलंका के लिए स्थानिक और झाड़ी खेत और बगीचे की जमीन इस पक्षी का निवास स्थान है। यह पक्षी प्रवासी नहीं है। ग्रे नेक्ड विटिंग इसका वैज्ञानिक नाम इम्फेरिया बुचनिनी है, इसे ग्रेन हुडेड विटिंग भी कहा जाता है। यह प्रजाति परिवार इम्बेरिजिड से संबंधित है। टॉपिक नंबर 6, बांग्लादेश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। मुख्य बिंदु इसके: इससे पहले कुछ 10
साल पहले डाइक्लोफेनॉक पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की विशेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। विशेषज्ञों का कहना है कि गिद्धों की आबादी को बचाने के लिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, कंबोडिया द्वारा इसी तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सेविंग एशिया वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेव की रिपोर्ट के अनुसार कि केटोप्रोफेन को व्यापक रूप से बांग्लादेश के एक मुख्य एंटी इंफ्लेमेटरी दवा के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसे डाइक्लोफेनॉक और केटोप्रोफेन दक्षिण एशिया के गिद्धों के लिए एक बड़ा खतरा है। अन्य देशों के द्वारा उठाए गए कदम। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में पशु चिकित्सा उद्देश्य के लिए डाइक्लोफेनॉक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि यह कदम उतना प्रभावी नहीं, क्योंकि अन्य जहरीली दवाएं उपयोग में हैं। दिसंबर 2020 में ओमान और अरब प्रायद्वीप में पहला देश बन गया है जहां गिद्धों जैसे विलुप्त प्रिय प्रजातियों के संरक्षण के लिए डाइक्लोफेनॉक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय गिद्ध। इस गिद्ध का वैज्ञानिक नाम जिप्सस इंडिकस है। यह गिद्ध भारत, पाकिस्तान, नेपाल में पाया जाता है। यह मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रजनन करता है। गिद्धों की 9 भारतीय प्रजातियों में से 3 जनसंख्या में 90% की गिरावट आई है। यह गिद्ध 2002 के बाद IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। टॉपिक नंबर 7, अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति खोजी है। विवरण जैव विविधता में प्रकाशित हुए थे। जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मुख्य बिंदु पौधे की नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से है। इसे क्रेमनथोडियम इंडिकम नाम दिया गया है। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। यह तवांग जिले के पेंगा टेंग त्सो झील के लिए स्थानिक है। IUCN दिशा निर्देशक के अनुसार इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अल्पाइन पौधे। यह पौधे शुष्कता, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। अल्पाइन जलवायु। इसे पर्वतीय जलवायु या उच्च भूमि की जलवायु भी कहा जाता है। वृक्ष रेखा, ट्री लाइन। यह वह सीमा है जहाँ तक पेड़ उगने में सक्षम है। ट्री लाइन उच्च ऊंचाई और उच्च अक्षांश पर पाई जाती है। यह वह रेखा है जिसके आगे पेड़ अत्यधिक बर्फबारी, ठंडे तापमान या नमी की कमी जैसे पर्यावरण परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकते हैं। तवांग जिला। यह अरुणाचल प्रदेश के 16 प्रशासनिक जिलों में से एक छोटा सा जिला है। इसकी आबादी 49,977 है, जो राज्य को भारत में 8वां सबसे कम आबादी वाला जिला है। इस जिले में मोनफा लोगों का निवास है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।